वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। टैक्सेशन की क्लास फिफ्थ है, मतलब कि हम लोग 4 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी बच्चों को क्लासेस नहीं मिलती हैं बेटा, प्लेलिस्ट में जाके चेक किया करो, सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अकाउंटिंग की है जिसमें 19 वीडियोस हैं, ऑडिटिंग की है जिसमें 6 वीडियोस हैं, एंड टैक्स की अभी चल रही है, तो टैक्स में भी 4 प्लेलिस्ट में है। और बाकी की अभी हम लोग जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें इंग्लिश की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आपको करना क्या बेटा, बस प्लेलिस्ट खोलनी है और सारी की सारी वीडियोस को देखना है। तो आज की क्लास जो हम करने वाले हैं बेटा, ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कल हमने क्या पढ़ा था, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 हेड्स होते हैं जो कि हमको टैक्स के तहत चाहिए होते हैं। तो आज हमारा दूसरा जो हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउसेज, वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमारी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमको ऐसी कोई भी इनकम जो कि हमको किससे अराइज हो रही है बेटा, जो कि हमको अराइज हो रही है अपनी हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है, हमारा घर है, हाँ हमारी घर से भी हम इनकम को ले सकते हैं। कैसे? क्या आप रेंट ले सकते हैं? ठीक है, लेकिन जो रेंट जो हम लोग लेंगे, इनकम कमाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। क्या आप उसको रेंट आउट कर दो, पहली बात तो। दूसरी बात है कि आप उसमें अपना बिजनेस खोल लो। ठीक है, आप उसको ऐसा गोडाउन यूज कर सकते हो, उसका नीचे वाला फ्लोर, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, उसको अपना मतलब कि ऑफिस बना सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। तो हमको ये देखना है मेनली तो कि हमारी इनकम फ्रॉम जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी जब हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं, तो उस चीज में हम लोग अपनी हाउस को प्रॉपर्टी या फिर हाउस की इनकम जो है वो किस समय पे इस वाले हेड के अंदर डालेंगे, और बाकी की जो हमारी इनकम्स आती हैं हाउस से, ठीक है, वो किस हेड के अंदर में जाएंगी। तो बस हमको यही चीज देखनी है, और बाकी आपको कुछ भी मतलब इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है याद करने के लिए, और ज्यादा हमको डीप में जाना भी नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं कहते कि बहुत ज्यादा डीप में जानी है चीजों को। उसमें ये बोलता है कि आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए किसका, इनकम टैक्स का। और बाकी उसने 2 चैप्टर्स हमारे दे रखे हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले उसका एक ओवरव्यू देख लेंगे ना। तो ओवरव्यू यही है, ओवरव्यू बेटा और कुछ नहीं है। ओवरव्यू यही है कि आपका जितना भी इनकम टैक्स से आता है, ठीक है, इनकम टैक्स से जहां कहीं से भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, या फिर कहीं से भी आपका टैक्सेबल जो इनकम बन जाती है बेटा, वही चीज हमारी क्या है, वही चीज हमारी है इनकम्स। ठीक है, यही हमारे बेसिक्स भी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, मिस्टर पी इज कर्ता ऑफ एच यू एफ। ठीक है, मतलब मिस्टर पी क्या हेड है किसके, एच यू एफ के, डूइंग बिजनेस एट पुणे। मिस्टर पी इज रेजिडिंग इन दुबई फॉर द पास्ट 10 years एंड विजिटेड इंडिया फॉर 20 days एवरी ईयर फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ हिज एच यू एफ। ठीक है, हिज 2 मेजर सन्स टेक केयर ऑफ द डे टू डे बिजनेसेस इन इंडिया। तो पूछा था रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस था इसका बेटा। ठीक है, तो बच्चों ने इसका सही भी किया, इसका आंसर बी था। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 था, इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम अर्न भी बाहर हुई, ठीक है, रिसीव भी बाहर हुई, बट खर्चा करने के लिए कहाँ पे आया बेटा, इंडिया में आया। ठीक है, लेकिन खर्चा करने के लिए कहाँ पे आया, इंडिया में आया। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी भी तरीके से आप इंडिया के अंदर पैसा अपना लेके आ जाओ, हाँ, या फिर क्या करो बेटा, पैसे को खर्च कर दो, तो उस वाले केस में क्या होता है, वो चीज इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। ये चीज उसने समझाई थी ना आप लोगों को, है ना। तो इस क्वेश्चन में मतलब कोई भी एक करेक्ट आंसर तो इनमें से ए बी सी डी में से कोई भी नहीं था। तो बच्चों ने लगाया भी है, हालांकि बी लगा रहे हैं और ए भी लगाया था किसी किसी बच्चों ने, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, हमारा इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ही हो गया है। ठीक है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो इसका अगर आंसर होता तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर ए था बेटा। देखते हैं क्या बच्चों ने लगाया है आगे। क्वेश्चन नंबर 3, पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ सबसेक्शन 7। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपने सिटीजन ऑफ इंडिया को बाहर कह रखा था कि आप बाहर जाके हमारे बिहाफ पे क्या दो बेटा, सर्विस दो, कोई भी ऐसी सर्विस दो जो हम आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन वहाँ पे क्या हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है। अब इस वाले केस में इसको सैलरी तो मिलती मिलती है, कल वाला केस है ना, ये पढ़ाया था मैंने आपको। सैलरी मिलेगी, और सैलरी जो होगी बेटा वो टैक्सेबल होगी हमेशा। ठीक है, सैलरी क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी। तो इसको हटा दो, बोथ ए एंड बी हटा दो, नन ऑफ दिस तो हटा दो। तो लेकिन मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि सेक्शन 10 में बोलता है कि बेटा अलाउंसेस जो भी मिलेंगे आपको, अलाउंसेस जो भी मिलेंगे वो क्या होंगे बेटा, वो नॉन टैक्सेबल होंगे, मतलब वो आपको एग्जेम्प्ट मिल जाएगा सारा का सारा अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 7 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको बाहर भेज रही है किसी भी सर्विस के लिए, उस वाले केस में आपकी जो भी कोई अलाउंसेस आपको मिलेंगे वो टैक्सेबल नहीं होंगे। बट इन केस अगर आपको कोई भी सैलरी देती है, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है, तो वो आपकी क्या होगी बेटा, वो आपकी टैक्सेबल होगी।
ठीक है, सैलरी टैक्सेबल होगी और जो अलाउंसेस है वो नॉन टैक्सेबल होंगे। तो बच्चों ने आंसर दिए थे, आनंद सुदर्शन ने दिया है फर्स्ट का ए, टू का बी, थर्ड का बी। ठीक है, थर्ड का बी ठीक है बेटा, सही है। फर्स्ट का ए ठीक है, थर्ड का सी, टू का सी। सैलरी इन एडवांस टैक्सेबल, ठीक है, मैंने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, सैलरी इन एडवांस जो होगी वो टैक्सेबल होगी उसी प्रीवियस ईयर में जिसमें उसको मिला है। ठीक है, 1A ठीक है बेटा, सही आंसर। डायनामो ने दिया है, रेजिडेंट एनओआर दिया है उसको, नन दिया है। अलाउंसेस एंड प्रिक्वेस्ट्रीज, एडवांस सैलरी टैक्सेबल, ठीक है, एडवांस सैलरी टैक्सेबल। अच्छा, मैंने ये पूछा था, रशियन एम्बेसी है इंडिया में, तो उसकी जो सैलरी, अगर उसमें कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, रशियन कोई भी एम्प्लॉई है, तो उसकी सैलरी जो होगी वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? तो उसकी जो सैलरी होगी टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी, उसकी जो सैलरी होगी वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी बेटा? रशिया में होगी। देखो, जो कोई भी अगर एम्बेसी का पर्सन है, ठीक है, कोई भी एम्बेसी को हम लोग बोलते हैं दूतावास, है ना, राजदूत भी जिसको अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो उसको राजदूत भी बोला जाता है। तो एम्बेसी में अगर कोई भी पर्सन अपॉइंट है तो उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो चाहे कोई भी क्राइम कर दे, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको डिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसकी कंट्री में उसको वापस भेज दो, कह दो भैया कि ये हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानते, आप इनको अपनी कंट्री में वापस रखो। फिर उन्होंने आंसर दिया था, यूएन सैलरी टैक्सेबल इन इंडिया। बेटा, यूएनओ जो बना था जो 1947 में, तो उसने एक बात बोली, उसने बोला कि हमारे यहाँ पे कोई भी जो भी सैलरी हम लोग देंगे वो क्या होगी बेटा? वो नॉन टैक्सेबल होगी, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटा इस चीज को करेक्ट करना दीक्षा, कि यूएन सैलरी इज टैक्सेबल इन इंडिया, तो ये नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का बी। ठीक है, हाँ, तो चलो अब हम पढ़ने वाले क्या थे बेटा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख देते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम लोग ये अलग टॉपिक अपना करने वाले हैं। तो देखो, इनकम, इनकम का मतलब है किसी भी तरीके की कोई भी कैश ही आपको मिलेगा। हाउस से आपको किसी भी तरीके का कोई भी काइंड नहीं मिल सकता। का हाउस से कभी किसी को कोई भी काइंड मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता बेटा। ठीक है, लेकिन आपको क्या मिल सकता है? आपको कैश मिल सकता है। अब ये जो इनकम जो अराइज होगी इस वाले केस में कहाँ से होगी बेटा? हाउस की, आपकी जो भी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी और के घर से नहीं, किसी और के घर से नहीं। जैसे ये आप ए हो, आप ए हो और आप बी के घर में जाके बैठ जाते हो और आप इसके घर में जाके क्या करने जाते हो? बिजनेस करने जाते हो। फिर आप बोलते हो कि ये तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो बेटा वो केस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके घर से जो इनकम अराइज होगी उस वाले केस में हम लोग क्या मानते हैं? उसी को हम लोग मानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है इसमें कि आपके पास में उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? ओनरशिप होनी चाहिए। आप किसी घर को लीज पे ले लो और फिर उससे कोई भी अगर आप इनकम को अराइज कर रहे हो तो उस वाले केस में वो चीज नहीं मानी जाती। ठीक है, उस वाले केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी अगर आपके पास में क्या है बेटा? ओनरशिप है। क्या है बेटा? ओनरशिप है। ठीक है, तो देखो आपके पास में क्या है, जैसे कि आपने, आपके पास में कोई भी घर है आपका। ठीक है, पहले एक छोटी सी बात ये सुन लेते हैं फिर उसके अंदर जंप करेंगे। आपका ये घर है मानो कि, ठीक है, ये कहाँ पे आता है? ये आपका घर है, गांव में नहीं है, ये किसी सिटी में अच्छी खासी में, और इसके ऊपर आपको रेंट मिलता है। ठीक है, आपको एक तरीके से रेंट मिल सकता है। आपने इसके अंदर एक कोई ऑफिस खोली, ठीक है, या फिर आपने क्या किया बेटा? इसको कोई गोडाउन बना दिया। और कुछ कर सकते हो आप इसके साथ में, रेंट ले सकते हो, ऑफिस गोडाउन बना दिया, शॉप बना दिया। ठीक है, वो एक ऑफिस या फिर शॉप में ही आ जाएगा। चलो ठीक है, अलग से लिख देते हैं। अब इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ रेंट से मानी जाती है। वो किससे मानी जाती है बेटा? रेंट से मानी जाती है। बाकी आपकी ऑफिस खोली, गोडाउन खोला, शॉप खोली, ठीक है, वो सब का सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज नहीं आता, वो सारा का सारा हमारा अलग उसमें जाता है। ठीक है, उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि वो किस उसमें हेड में जाएगा। ठीक है, इसको कई बार हम लोग किस में डाल देते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में डालते हैं। अब वो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, या फिर हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी डाल सकते हैं किसी किसी चीज को। ठीक है, तो एक चीज को याद रखना, जब भी आपको कोई भी रेंटल इनकम है, क्या है बेटा? रेंटल इनकम है, तो वही चीज किस में डाली जाएगी? वही चीज आपकी डाली जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बाकी आप ऑफिस, गोडाउन, शॉप, अगर आप उसमें कुछ भी चीज को खोलते हो तो वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जा सकती है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में क्या चीज है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम पूरी क्लास में यही चीज पढ़ने वाले हैं। पूरी क्लास में बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? जो चीज मैंने अभी आपको ऊपर समझा दी।
ठीक है। द इनकम फ्रॉम हाउसेज, बिल्डिंग्स, बंगलोज, गोडाउन्स etc is to be committed and assisted to tax under the head of income from house property. The income under this head is not based upon the actual income from property but upon notional income or the annual value of that building. ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है किसी पे नॉशनल वैल्यू पे या फिर आपकी एनुअल जो वैल्यू है। कैसे? मकान, भवनों, बंगलों, गोदामों आदि से होने वाली आय की गणना निर्धारण गृह संपत्ति से आय मद में कर के रूप में किया जाना है। इस शीर्ष के तहत आय संपत्ति से वास्तविक आय पर नहीं बल्कि काल्पनिक आय या उस भवन की वार्षिक मूल्य पर आधारित है। तो इसमें एक चीज होती है क्या कि आपके जब भी टैक्स लगता है तो उसमें आपकी एमसीडी वैल्यू देखी जाती है, फेयर वैल्यू देखी जाती है, क्योंकि आप क्या करोगे बेटा, आप अपने जो भी आपको रेंट दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपको रेंट दे रहा है, ये मानो कि आपके यहाँ पे रेंट पे और आप क्या हो, आप ओनर हो सेल बिल्डिंग के, आप एक को बोल दो कि तुम मुझे ना 5,000 रुपये चुपके से दे देना, मतलब छुपके से दे देना, और बाकी का 5,000 रुपये का हम लोग क्या करते हैं बेटा, रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। ठीक है, आपके यहाँ की एक्चुअल जो वैल्यू थी वो 10,000 थी, ऐसा होता है रियल में। ठीक है, और 5,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे, रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे। तो इस वाले केस में देखो, आप इनकम टैक्स को तो रेंट एग्रीमेंट ही दिखा दोगे कि ये देखो भैया रेंट एग्रीमेंट 5,000 का है, हम लोग इससे 5,000 रुपये ही लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनकम टैक्स भी बड़ा चालाक है। उसने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके यहाँ पे आएंगे, आपके यहाँ की वैल्यू देखेंगे सबसे पहले कि आपके यहाँ की वैल्यू क्या है। अगर आपके यहाँ की वैल्यू क्या है, अगर आपके यहाँ की वैल्यू रेंटल उससे ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग ये फेयर वैल्यू को निकालेंगे। अगर आपके यहाँ की फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स लगा लेंगे। अब भैया इनकम टैक्स को तो पैसा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस चीज़ को ऐड किया जाता है कि वो मतलब एक्चुअल इनकम पे नहीं डिपेंड करती, डिपेंड किस पे करती है, आपकी नेशनल इनकम पे या फिर आपकी एनुअल वैल्यू पे। ठीक है, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड्स, अपार्टमेंट, देयर टू और ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर। ठीक है, एसएससी क्या होना चाहिए बेटा, ओनर होना चाहिए। उसमें निर्धारिता जो क्या है बेटा, उसको मालिकाना हक होना चाहिए उसके ऊपर। अदर देन सच पोर्शंस ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ही में ऑक्यूपाई फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head of income from house property। क्या बोलता है, ऐसी संपत्ति के हिस्से के अलावा जो उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए कब्जा कर सकता है, जिसका लाभ प्राप्त है, आयकर के लिए गृह संपत्ति की आय से शीट्स के तहत आयकर के लिए प्रभारी होगा। थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें हैं, समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं भी आपको। बिल्डिंग और लैंड अपरेंट टू देयर टू, द स्कोप ऑफ दिस हेड ऑफ इनकम इज लिमिटेड टू द इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स और लैंड्स अपरेंटेड अटैच और सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ द बिल्डिंग टू बिल्डिंग्स ओनली। ठीक है, तो मतलब इसका जो है कि बिल्डिंग के साथ में जितनी बिल्डिंग्स है अपनी, ठीक है, उसके साथ में इंक्लूड होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। बिल्डिंग्स इंक्लूड रेजिडेंशियल हाउसेज, बंगलोज, डॉक्स, वेयर हाउसेज, एनी ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, और स्टोन वर्क कवर्ड बाय रूफ etc। लैंड विच इज नॉट अपॉर्टमेंट टू एनी बिल्डिंग्स डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, अगर देखो जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, आपकी कोई भी बिल्डिंग है और वो कैसे है कि ये आपका घर है, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे टीन डाल दिया और आपने इसको रेंट पे दे दिया, तो ये आपका किस में आएगा बेटा, ये आपका इनकम टैक्स में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपकी बिल्डिंग है और आपने क्या किया, यहाँ पे एक साइड में कोई वो बनाया टीन विन डाल के, चाहे आप उस पर टीन डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या चीज है वो, लेकिन क्या है कि उसको कवर होना चाहिए। कैसे कवर होना चाहिए बेटा, चारों तरफ से दीवारें खड़ी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें स्टोन का वर्क हो सकता है या फिर उसको किसी भी तरीके से ढका होना चाहिए। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या कहते हैं, उसको बिल्डिंग के रूप में रेजिडेंशियल हाउसेज या फिर मतलब बंगलोज, डॉक्स, वेयर हाउसेज, कुछ भी हो सकता है वो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या होना चाहिए बेटा, ढका होना चाहिए, और वो साइड में अगर है तो उससे वो दूसरी बिल्डिंग मानी जाएगी, अगर वो उसी से अटैच्ड है तो उसी बिल्डिंग में आएगा। आप देखो, द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, सब चीजें बता रहा हूँ कि किस किस में हम लोग इनकम टैक्स को उसके अंडर में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज ओनली द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी टैक्स्ड अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ऊपर जो है मतलब उसके उसमें ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, ओनरशिप होनी चाहिए। द टैक्स अंडर दिस सेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीगल और बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, लीगल और बेनिफिशियल ओनर दोनों को कहता है, एंड नॉट द ऑक्यूपेशन और द प्रोफेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलता है सर इसका मतलब, निर्धारित संपत्ति का मालिक हक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेना। वह यह केवल गृह संपत्ति का मालिक है जिस पर आय के इस शीर्ष के तहत कर लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत कर कानूनी या लाभकारी मालिक के संबंध में है, न कि घर की संपत्ति के कब्जे या कब्जे के लिए। तो ये बोलता है कि अगर आपके पास में मतलब कि आप बेनिफिशियल ओनर हो, लीगल ओनर हो, आप किसी भी तरीके के ओनर हो जिससे
कि आपका क्या मालिकाना हक उसके ऊपर शो कर जाता है। ठीक है, आपका मालिकाना जो हक है बेटा क्या करता है, उसके ऊपर दिखाता है। तो उस वाले केस में आपके ऊपर क्या होता है, आपके ऊपर टैक्स लग सकता है, उसमें कोई भी आपको वो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आती है, येली लाइन समझ में आ गई। ठीक है, येली लाइन समझ में आ गई। अगर येली लाइन समझ में आ गई तो आपको मतलब पूरा का पूरा अभी ये जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ने वाले वो सारी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ओनरशिप क्या कहता है, ओनरशिप किसकी वजह से उनकी, इफ द लैंड वाज टेकन ऑन लीज लॉन्ग टाइम एंड अ सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड, द पर्सन हु टेक्स अ लैंड ऑन लीज विल बी ट्रीटेड एज इट्स ओनर। आपको एक चीज पता होगी कि जब हम लोग कभी भी लीज पे लेते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, यदि भूमि पट्टे पर लंबे समय से ली गई थी और एक सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था तो पट्टे पर भूमि लेने वाले व्यक्ति को उसका मालिक माना जाएगा। देखो आप अगर लीज पे ले रहे हो किसी प्रॉपर्टी को तो एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को ना 20 साल से ज्यादा लीज पे नहीं देना। 20 साल से ज्यादा लीज पे नहीं देना। 20 साल 10 साल मतलब ज्यादा से ज्यादा दो तो बेटा 5 साल दो, क्योंकि अगर आपके पास में 5 साल से 20 साल 10 साल से ज्यादा अगर कोई भी इंसान रह जाता है ना उसमें, तो उसके ऊपर उसका कुछ हक हो जाता है। ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको कितना उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, बट वो उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। तो इसके लिए कभी भी इन फ्यूचर भी आपको बता रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट से अलग बात है, कि अगर आप किसी को भी कभी भी रेंट पे दो या लीज पे दो तो उस वाले केस में लीज या रेंट पे हर 2-3 साल में 5 साल में अपने उनको चेंज करते रहो। ठीक है, where the property is mortgage, the mortgagor alone and the mortgagee who can be treated as a owner। ठीक है, जहां संपत्ति गिरवी रखी गई है, जहां केवल गिरवी रखने वाला होता है, ना कि गिरवी रखने वाला जिसे स्वामी के रूप में माना जा सकता है। तो देखो आपने कभी अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, मतलब कि आपने क्या किया था, आपने पैसे लेके किसी से कह दिया था कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और आप क्या करो, आप इसको अपने पास में रख लो। आप इसके पास में रख लो। तो उस वाले केस में ये वाली कंडीशन हमारी लग जाती है। ठीक है, तो हमें देखो धीरे धीरे करके एक एक कंडीशन को देखते हुए जाना है और सभी कंडीशन को धीरे धीरे करके समझना है, ताकि आपका कभी भी जो भी आपका है, मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं हो। ठीक है, और धीरे छोटी मोटी चीजें ही है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने के लिए है नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। Where the property was constructed in the name of the partnership, it is the firm which is accessible as owner and not the individual partners। अगर पार्टनरशिप के तहत कभी भी कोई भी फर्म आई है तो उसमें जो उसकी पार्टनरशिप मतलब जो फर्म जो होगी बेटा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। A person whose property is vested in the custodian of AVQ property is not the owner of thereof फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन। एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति निकासी संपत्ति की अभिरक्षक में निहित है, इस धारा के प्रयोजन में उसका मालिक हक नहीं है। ठीक है, तो इसको बच्चे मेरे याद रखेंगे। हाँ, पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन द कस्टोडियन ऑफ एवी की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस वाले केस में वो ओनर नहीं माना जाएगा। विद द एसएससी टेक्स अ बिल्डिंग ऑन लीज एंड ही इज ड्राइविंग सम deriving his some income by subletting or reletting, this income will be taxable under the head of income source and not under head of income from house property। अगर देखो आपने क्या किया बेटा, आपने कोई भी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी मतलब बहुत बड़ा आपने गोडाउन क्या किया टैक्स उस पर ले लिया लीज पे, तो इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरीके से क्या पोर्शंस बन सकते थे। आपने क्या किया, आपने 2 पोर्शंस को तो अपने लिए यूज कर लिया, तो ये तो आपका किस में जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगा। पर जो लास्ट के जो 3 और जो 4 जो हैं बेटा, ये किस में जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये किस में जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपने किसी बिल्डिंग को रेंट पे लिया है, सॉरी उस पर लीज पे लिया है और आप क्या करते हो, आप उसको सबलेट कर देते हो, मतलब आगे फर्दर और भी ज़्यादा भाड़े पे चढ़ा देते हो, तो उस वाले केस में हमारा जो टैक्स होगा वो किस हेड में जाएगा। ठीक है, तो उस वाले केस में हमारा जो टैक्स हो जाएगा बेटा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना जा करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा। इजी, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे वाले केसेस में चलते हैं अपने। डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी का ओनर किसको माना जाएगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का बेटा ओनर किसको माना जाएगा, इससे पहले मुझे कुछ आपको बातें लिखवानी थी। 3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान में रखना, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले लिखो फर्स्ट में, ठीक है, अच्छे से लिखना और सारी की सारी चीजें नोट करते रहना। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट, क्या होगा, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड। ठीक है, सबसे पहले तो ये टैक्सेबल के लिए है, जितनी हमारी टैक्सेबल चीजें होंगी।
फिर सेकंड ऑप्शन क्या कहते, सेकंड चीज क्या कहता है, द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, जितनी मतलब अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं उसको एक सारांश जिसको कहते हैं ना, समरी लिख लेना, वही है। द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का मतलब कि उसके पास में स्वामित्व यानी कि ओनरशिप होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है और इसको समझना, द प्रॉपर्टी शुड नॉट यूज should not be used by the owner। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई थी, बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में बेटा, प्रोफेशन। ठीक है, कैरिड ऑन बाय हिम। ठीक है, कि मतलब उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, द प्रॉफिट्स विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। या अगर उसको कुछ भी मतलब कि वो होता है जैसे कि प्रॉफिट्स वगैरह होता है, ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर में आता है। जब तक कि ये तीनों की तीनों चीजें कंडीशंस अगर नहीं आती, ठीक है, ये तीनों की तीनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए बेटा, ये तीनों की तीनों कंडीशंस हमको फुलफिल करनी है, उसके बाद ही हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। चलो एक क्वेश्चन पूछूं क्या। एक्स क्या करता है, अपनी कोई प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है। ठीक है, एक्स कोई पर्सन है, उसकी यहाँ पे एक बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है। तो वो नीचे क्या करता है, उसने नीचे ऐसे दुकानें थी, यहाँ पे उसने अपनी दुकान खोली हुई थी। ठीक है, इसको हम लोग ए नाम दे देते, इसको बी, और ये सी, ये डी। ठीक है, ए बी, सॉरी ये तो फ्लोर हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, ए में अपनी शॉप खोल के रखता है, और बी सी एंड डी में, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या करता है बेटा, रेंट आउट कर देता है। ठीक है, रेंट आउट कर देता है। तो मुझे ये बताओ, इनमें से मतलब कि क्या होगा कि टैक्सेबल इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी कौन सी वाली होगी। ठीक है, तो मुझे एडिशन करके सबका बता दो। ठीक है बच्चों, बता देंगे ना। ठीक है, वेरी गुड। अब ये सब चीज आपको समझ में आ गई, और ऊपर एक आपको समरी बता दी। ठीक है, ओनरशिप की बातें बता दी। अब डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि ऐसा कौन पर्सन होता है जिसको हम की ओनर मान सकते हैं, अगर उसके पास में मानो कि वो वाला हक नहीं है, कौन सा वाला, मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफर टू सपोज कि जैसे कि आपकी कोई पति पत्नी है, ठीक है, तो उस वाले केस में तो सिंपल सी बात है कि वो हो जाएगा। ठीक है, उस वाले केस में क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या करता है, होल्डर ऑफ एन इम्पेरियल इम्पैटिबल estate। ठीक है, द होल्डर ऑफ एन इम्पेरियल estate shall be deemed to be an individual owner of all the properties comprised in the estate। एक निष्पक्ष संपत्ति के धारक को संपत्ति में शामिल सभी संपत्तियों के व्यक्तिगत मालिक माना जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास मतलब क्या है, उस चीज की कोई भी ओनरशिप है, तो आप उस वाले केस में भी ये चीज को मानोगे। ठीक है, उसका क्या माना जाएगा बेटा, ओनरशिप मानी जाएगी। आगे क्या कहता है, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें ये बात होती है, देखो लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, सुनो कि आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो उसके तहत आपको क्या किया गया बेटा, उसके तहत आपको एक कोई भी घर अलॉट कर दिया गया। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने घर वगैरह बनाया और आपको दे दिया, तो उस वाले केस में भी मानी जाएगी, आप उसके मतलब ओनर माने जाओगे, जो भी कोई आपको घर या प्रॉपर्टी मिली है। Person in possession of a property, a person who is allowed to take or retain possession of any building or part thereof in part of performance of contract of the nature related referred in section 53A of the transfer of property act। तो जिस भी पर्सन के पास में बेटा क्या है, उस समय पे पोजीशन है प्रॉपर्टी का, उस वाले पर्सन को हम लोग क्या मानेंगे, उसका ओनर मानेंगे, और वही क्या करेगा बेटा, उसको उसके ऊपर टैक्स भी पे करेगा। A person having right in the property for a period not less than 12 years। A person who acquires any rights, ठीक है, excluding any rights by way of a lease from month to month or for a period exceeding 1 year in or with respect to any building or part thereof by virtue of a transfer by way of lease or a term of not less than 12 years as per section 2। तो बहुत बड़ी चीजें लिख दी हैं, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ऊपर वाली चीजें पढ़नी, मतलब कि किसी पर्सन के पास में क्या है बेटा, राइट है प्रॉपर्टी का, पर किससे, 12 साल से अगर ऊपर है तो उस वाले केस में। ठीक है, नॉट लेस देन 12 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लेना, नॉट लेस देन 12 ईयर्स। ठीक है, सेक्शन 27(3) का बी उसको क्या करता है बेटा, डिफाइन करता है।
अब क्या कहता है, अच्छा इसमें एक और चीज भी होती है, वो चीज यहाँ पे देख लो, इसमें आई नहीं क्या, कि अगर कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, बेटा क्या है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है, जिस भी पर्सन के पास मतलब ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ए बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी, और कोर्ट में केस चल रहा है, तो इनकम टैक्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके ऊपर केस चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इनकम टैक्स ये बोलता है कि भैया जिसके पास में अभी है, जिसके पास में क्या है, अभी है, और जो इससे भी रेंट उठा रहा है, मतलब जो इससे भी अभी फायदा उठा रहा है बेटा, वही मुझे क्या करेगा, वही मुझे इनकम टैक्स को पे कर दो, ठीक है। जिसके पास मतलब उसकी इनकम हो रही है, जब कोर्ट का फैसला आएगा तब आता रहेगा, तब उस टाइम पे देखेंगे, पर अभी जो भी कोई इससे फायदा उठा रहा है, ये अपनी इनकम को कमा रहा है बेटा, वो अभी मुझे क्या कर दो, वो मुझे अभी अपनी सारी की सारी इनकम के इसके ऊपर टैक्स पे कर दो, ठीक है। ये होती है सिंपल सी चीजें जो आपको और भी ध्यान में रखनी है। अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, ये तो आप समझ ही जाओगे कि कभी भी कोई भी चीज भैया जिसके पास में पैसा आ रहा होगा, टैक्स तो उसी के ऊपर लगेगा ना, चाहे उसकी क्या है प्रॉपर्टी, तो किसी की भी हो। अब प्रॉपर्टी तो बार बार बदल भी सकती है, क्या ए इसके बाद में बी के पास में आ सकती है, बी के बाद में ए के पास में भी आ सकती है, वो क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। नॉट यूज फॉर पर्पसेस ऑफ असेसिस बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी, वेयर द असेसी इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इन हिज ओन हाउस बिल्डिंग और इन पोर्शन ऑफ इट, द इनकम ऑफ सच बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आप अपनी ही बिल्डिंग में क्या कर रहे हो, बिजनेस को कमा रहे हो, ठीक है, मतलब बिजनेस कर रहे हो, और उस वाले केस में आपको किसी भी तरीके की कोई भी आय हो रही है, तो उसको हम लोग किस वाले हेड में डालेंगे बेटा, उसको हम लोग डालेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेसेस, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात है, सुनो, अगर आपने किसी को रेंट आउट किया है, आपने किसी को रेंट आउट किया और वो उसमें क्या बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन करता है, तो उसमें आपका जो हेड होगा बेटा, आपका वाला हेड कौन सा रहेगा, आपका तो फिर हाउस प्रॉपर्टी ही रहेगा, आपका क्या रहेगा बेटा, हाउस प्रॉपर्टी ही रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। द एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और पोर्शन ऑफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम एज द बिजनेस इज बीइंग कैरिड और on the assessee's own premises, so no rent will be allowed as expenditure to the assessee in respect of these premises, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आती है कि अगर असेसी क्या कर रहा है बेटा, अपने ही बिल्डिंग में अपने ही बिजनेस को कर रहा है, ऐसा होता है ना कि अपनी दुकान होती है और आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें अपना बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो, मतलब उसमें दुकान वगैरह रख लेते हो, और आप उससे क्या करते हो, प्रॉफिट को कमाने लग जाते हो, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे किस वाले हेड में जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, वो जाएगा हमारे केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है, आप जब उसमें से बिजनेस करोगे तो बिजनेस से भैया इनकम टैक्स ज़्यादा चार्ज कर सकता है, और मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स क्या करना चाहता है, इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे वसूलना चाहता है, ठीक है। तो जहां से उसको जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहां से वसूलेगा, ठीक है बेटा, एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सेटअप यहाँ पे बिगड़, दिल्ली में यार बड़ी ठंड हो रखी है, ठीक है बेटा, एक चीज समझ में आ गई, चलो आगे चले। यही छोटी मोटी चीजें जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएगा, और ज्यादा आपसे कुछ मतलब डीप में जाके क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जैसा कि आपको सिलेबस भी बोल रहा है, प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चंस भी देखें तो उसमें बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं घुस के पूछे गए, उसमें ऊपरी ऊपर तौर से क्वेश्चंस पूछ लिए गए। अब आता है व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट चार्ज टू टैक्स, मतलब जब हमारी हाउस प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर इनकम जो है टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो वो वाले हमारे केसेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो वाले हमारे केसेस बेटा कौन से होते हैं, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, कौन सा बेटा, जो कि हमको क्या है, हमको फार्म हाउस से मिलते हैं। अगर आप कभी दिल्ली गाजियाबाद दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे जाओगे, ठीक है, तो उस वाले केस में आपको बहुत सारे फार्म हाउस मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलते हैं, फार्म हाउस मिलते हैं, तो उनके ऊपर क्या है बेटा, कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, कौन सा वाला, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये कौन सा, सेक्शन 218 डिफाइन करता है, तो कभी भी डेफिनेशन जो होती है बेटा वो कौन डिफाइन करता है, सेक्शन 2 डिफाइन करता है, ठीक है। फिर आगे वाला क्या होता है, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, ऐसा कोई भी रूलर जो कि क्या है एक्स था, मतलब कि पहले कभी रूल करता था, तो उसकी कोई भी एनुअल वैल्यू है, उसके पैलेस वगैरह की, उसके बंगलो, पैलेस बोलते हैं ना उनको, क्या राजमहल वगैरह की, तो उसके ऊपर कोई भी नहीं लगेगी, ठीक है। किसी पूर्व शासक के किसी एक महल का वार्षिक मूल्य, तो प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, मतलब लोकल अथॉरिटी कैसे होते हैं, जैसे आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इस चीज को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसका सेक्शन भी ध्यान में रखना,
ठीक है, कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन होगा बेटा, तो उसकी जब भी कोई सेक्शन 10 जो 21 है उसके ऊपर कोई भी हमारा क्या नहीं लगेगा, इनकम टैक्स से, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं लगेगा। कौन सा है, अप्रूव्ड वाला है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं कि आपने 2 लोगों को वहाँ पे बैठा दिया साइंटिस्ट को कि भैया तुम रिसर्च करो, हमको तो टैक्स से बचना है। ठीक है, लेकिन अप्रूव्ड होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी इनकम जो किसके द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर हॉस्पिटल के द्वारा अर्जित की जाती है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ ट्रेड यूनियन, कोई भी आपकी ट्रेड यूनियन है तो उसके ऊपर कोई भी आपके ऊपर इनकम टैक्स का नहीं लगेगा। किसके अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, मतलब कि आपका कोई भी चैरिटेबल पर्पस, मतलब एनजीओ वगैरह है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किसका, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, अब भैया ये तो आनी था यार, कोई भी पॉलिटिकल प्रॉपर्टी पार्टी है तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी पे क्या टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में। प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये तो अभी अभी बता दिया था कि आप अपने ही बिजनेस के लिए अपने ही प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो बेटा, यूज कर रहे हो, तो उस वाले केस में उसके ऊपर तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो बिजनेस फ्रॉम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले केस में चले जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या आता है हमारे, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब आप उस वाली प्रॉपर्टी में खुद ही रह रहे हो, तो उस वाली केस में भी हमारे क्या होता है, इनकम टैक्स उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अंडर द हेड ऑफ क्या, अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार कूल माइंड लेके, मतलब कि एकदम शांति से सोचो, और जितनी भी हमने चीज अपनी पढ़ी है ना, उन सब चीजों को बेटा क्या करो, रिवाइज करो अपने दिमाग में, ताकि आपको जितना भी कुछ है सबका सब याद हो जाए क्लास के साथ ही साथ में। और फिर जब आप दोबारा से पढ़ो तो आपको क्या करने की जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसको क्या करो बेटा, लिख के रख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रख लो। चलो आगे चलते हैं। डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। तो सेक्शन 23 का जो सेक्शन 1 है बेटा, वो क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है कि अगर आपसे कोई भी लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है, जैसे आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी कोई भी आपकी लोकल जो अथॉरिटी है, अगर वो आपसे कोई भी टैक्स लेती है, तो उस वाले केस में क्या होता है बेटा, आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है कैसे, एनी टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन वाइल कैलकुलेटिंग। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। Shall be allowed as deduction while calculating annual value of such property. The local authority may be known as various names such as municipal corporation, टाउन एरिया कमेटी, कंटेनमेंट बोर्ड, ईटीसी। ठीक है, तो कोई भी कंटेनमेंट बोर्ड हो सकता है आपका, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, टाउन एरिया कमेटी हो सकती है, कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी जिसको क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो वाला नहीं कि कोई वसूली करने के लिए आया, कोई मतलब गुंडा है वहाँ का लोकल और वो आता है कैसे वसूली करने के लिए, तो वो लोकल अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी, वो तो वहाँ का गुंडा भाई। ठीक है, तो आपकी लोकल अथॉरिटी वो मानी जाएगी जो कि भारत सरकार के द्वारा या फिर उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या उसको ऑथराइज्ड किया गया है। ठीक है बेटा, फिर उस साल के इसमें गृह संपत्ति के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी कर को ऐसी गृह संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। स्थानीय प्राधिकरण को विभिन्न नामों से जाना जा सकता है, जैसे नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, ईटीसी। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है, आपको समझ में आ जाएगी जब वो पूछेगा उसमें। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि मतलब हमको इस तरीके से चाहिए, और कोई लोकल अथॉरिटी ने क्या किया है, टैक्स लगाया है, क्या वो उसका हमको रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमको उसकी छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे देख भी लेते हैं लोकल अथॉरिटी कौन कौन से टैक्सेस को लगाती है, पहले ही देख लेते हैं ना। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोकल टैक्सेस और म्यूनसिपल टैक्सेस, मतलब कि लोकल जो अथॉरिटीज होती हैं वो किस किस तरीके का टैक्स लगा सकती हैं। हाउस टैक्स हो गया, फायर टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, कंजर्वेंसी टैक्स हो गया, ठीक है, एजुकेशन टैक्स हो गया, सैनिटेशन सेस हो गया, सीवरेजेस टैक्स हो गया। ठीक है, आपके यहाँ पे जो सीवर जो लाइन पड़ी होती है ना वो वाली। ठीक है, एनी अदर टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस, कोई भी ऐसा टैक्स जो कि आपको लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर डिफाइन करके बताती है कि हम आपसे क्या म्यूनसिपल टैक्स या फिर लोकल टैक्स ले रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके घर के लिए, किसके लिए बेटा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो उस वाले केस में क्या होता है, वो चीज़ जो होती है वो टैक्स में हमको इतना रिबेट मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है, कुछ तरीके के लोकल टैक्सेस हैं। डिडक्टेबल आउट ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसको हम लोग जीएवी बोलते हैं। तो आपको जीएवी में नहीं जाना, आपको डीप में जीएवी में नहीं जाना, बस एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। Such local taxes shall be deducted
फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी computed on the basis of municipal value, fair rental value, standard rent और annual rent, which is called gross annual value. ठीक है, टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एक चीज और भी ध्यान रखना कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगा रही है बेटा, तो उस चीज की आपको रिबेट नहीं मिलती. ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, उस चीज का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन अगर कोई लोकल अथॉरिटी लगा रही है तो उस चीज का ही आपको क्या मिलेगा, उस चीज का ही आपको डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लो. टैक्सेस लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये मत सोचना कि सर ऊपरी ऊपरी पढ़ा रहे हैं. भाई आपके सिलेबस में जो है बेटा वही चीज़ पढ़ाएंगे ना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक आपको टेबल बता दे रहा हूँ जो कि आपके इस वाले चैप्टर के लिए इनफ है, और मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ भी और आपको पूछेगा भी. सबसे पहले क्या आता है, देखो सबसे पहले हमारी आती है कि इस वाली टेबल को याद रखना, जीएवी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे आती है. फिर यहाँ पे क्या आता है, म्युनिसिपल टैक्सेस. फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस को, जितने भी हमने क्या किए हैं अपने उसको हिंदी में इसको नगर निगम कहते हैं. ठीक है, तो कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. फिर उसके अंदर क्या आएगी, हमारी वैल्यू निकल के आएगी. जो अब जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, ये हमारी क्या होती है, नेट एनुअल वैल्यू होती है. नेट एनुअल वैल्यू होती है. ठीक है, फिर हम लोग क्या कर देंगे बेटा, कोई भी अगर आपको डिडक्शन मिला है किसमें, अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24. ठीक है, तो इसको भी डिडक्ट कर देंगे. फिर बेटा हमारा क्या आता है, उसके बाद में हमारा आता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस. कोई भी अगर स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो होती है हमारी, ठीक है, वो इसमें आती है. तो वो चीज़ आपको नहीं देखनी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होती है, तो डिडक्शंस को माइनस कर देंगे. और इंटरेस्ट बोरोड ऑन कैपिटल. हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर आपने कोई भी टैक्स लोन वगैरह ले रखा है घर के आगे इसमें, ठीक है, तो आपको उस वाले केस में क्या हो जाता है बेटा, डिडक्शन मिल जाती है. अब हमारा क्या निकल के आता है, ये जो चीज़ निकल के आती है ये होती है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये हमारी इनकम निकल के आती है. तो जब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है, तो जितना भी हमारा टैक्स वगैरह बेटा लगेगा, क्या लगेगा बेटा, टैक्स जो भी लगेगा अब वो इस वाली इनकम के ऊपर लगेगा. किस वाली इनकम के ऊपर, जो हमारी अब जो निकल के आई है. ठीक है, ये जो हमारी निकल के आई ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके ऊपर लगेगा, ना कि जीएवी के ऊपर. तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जीएवी के ऊपर टैक्स लगेगा, नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा, तो आपको ध्यान में रखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. जब हम लोग ये सब माइनस वाइनस करके नीचे पहुंच जाएंगे, उस वाले केस में क्या होगा बेटा, उस वाले केस में ही हमारे ऊपर टैक्स लगेगा. ठीक है, चले आगे. तो बस इसमें इतना ही था. स्टैंडर्ड डिडक्शन एक और चीज देख लो, चलो बता ही देता हूँ. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है इसको लिख लेना 30%. ठीक है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जो भी कि आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया है. ठीक है, किसके द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा कोई भी अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसका 30% जो होता है. ठीक है, एक्सपेंडिचर कोई भी है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर बाय टैक्स पेयर. ठीक है, किसी और के द्वारा नहीं, बाय टैक्स पेयर, मतलब जिसके नाम पे घर है क्योंकि वही टैक्स पेयर होगा. ठीक है, तो उसको 30% का क्या होता है बेटा, रिबेट मिल जाता है. ठीक है, फिर आता है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. इस चीज को भी देख लो, जब देख ही रहे हो तो फिर देख ही लो. है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ठीक है, तो इसका हमको डिडक्शन मिलता है. तो इसका डिडक्शन हमको कैसे मिलता है बेटा, कोई भी आपने क्या किया है, अपनी इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो. ठीक है, आपने कोई भी लोन वगैरह ले रखा हो, उसके ऊपर क्या करो बेटा, इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, तो उस वाले केस में आपको क्या, एक्यूरल बेसिस पे इस पे क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है. ठीक है, भले ही आपने पे किया हो नहीं किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्यूरल बेसिस है तो आपको मिल जाएगा. लेकिन ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल. ठीक है, अगर आपने कोई भी अनपेड इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर डिडक्टेबल आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास में तो इतना ही है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको इतनी पढ़नी है बेटा. उसके बाद में कोई भी और टॉपिक्स जो भी कोई आएंगे तो वो हम लोग देखेंगे कल वाली क्लास में. ठीक है, कल वाली क्लास में देखेंगे. आपको कुछ भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि सर ये क्या है वो क्या है. ये इजी इजी से टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस में आएगा बेटा वो इजी टॉपिक ही आएंगे अभी तक, है ना. बेसिस जो आएगा वो आपका इजी आएगा. बाकी हम लोग देखेंगे फिर इसके अंदर टीडीएस वगैरह जो है हमारे सिलेबस में मेन पार्ट, उसको भी आगे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वाले वीक में. ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि कल वाली क्लास में आपको ये खत्म ही करवा दूँ पूरा, ताकि हम लोग किसमें अब हमारा क्या बचता है, प्रॉफिट ऑफ गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट बचता है, कैपिटल गेन्स बचता है, और हमारा अदर सोर्सेस बचता है.
ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहली बात तो पहले टीडीएस को कर लेंगे। ठीक है, पहले टीडीएस कर लेंगे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है पहले उसको कर लेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग किसको करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सारी अपनी डिडक्शंस को देख लेंगे। और उसमें एक और चीज भी थी कि फॉर्म्स वगैरह कौन सा फिल करने होते हैं वो उसके बाद में देख लेंगे। तो मतलब आप ये मान लो कि अभी 5-6 क्लासेस इसकी और लग जाएंगी, किसकी, इनकम टैक्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट्स आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, वित्त अधिनियम द्वारा संशोधनों को लागू किया जाता है कब, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे सारे बच्चे इसका आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर अशोक कमेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिस ऑन September 2018, द प्रीवियस ईयर ऑफ द फॉर द प्रोफेशन ऑफ द असेसमेंट ईयर 2019-20 वुड बी। ठीक है, इसका हमको प्रीवियस ईयर बताना है। हाँ, तो 1 अप्रैल डॉक्टर अशोक ने 1 सितंबर 2018 को चिकित्सा अभ्यास शुरू किया है। मतलब उनका बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो किस वाली है, कब से स्टार्ट होगा, आकलन वर्ष 2019-20 के लिए, पेशे के लिए पिछला वर्ष होगा। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, 1 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, 1 जून 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, या फिर 1 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स करेक्ट इसका आंसर दे देंगे। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, एक संसद सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन शीर्ष के तहत कर योग्य है। इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है बच्चों, कल मैंने पढ़ाया भी था यह चीज आपको, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे को इसका करेक्ट आंसर दे देंगे और कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं दे। ठीक है, बाकी जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, पहली बार ही क्लास में लिया, तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छी लगती है दूसरे बच्चों तक शेयर भी कर सकते हो। बता सकते हो कॉमर्स सेक्शन से आपको किस तरीके से फ्री यूपी पीसीएल का बैच दे रहा है। ठीक है, अब आपको अकाउंटिंग सुनो, अकाउंट्स की जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो अकाउंट्स की प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, उसमें 19 वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसमें आपको मिल जाएंगी। बाकी किसकी, ऑडिटिंग की जो बात है, ऑडिटिंग की आपको 6 वीडियोस हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, तो दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, तो उसमें जाके आपको 19 से लगभग 20 वीडियो है उसमें, तो वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको इनकम टैक्स की भी अलग अपनी प्लेलिस्ट एक बन रही है, बट अभी तो कोर्स चल रहा है, तो इसके लिए उसमें एडिशन होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो कल मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें।